हेलो एवरीबडी, माई सेल्फ आयुष कुमार एंड यू आर वाचिंग आयुष एरो टाइम। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज, हीट रिलीज्ड, पावर रिलीज्ड, और हीट और पावर कैसे रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, कैसे हम बल्ब फ्यूज वाले क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। एंड देन वी आर ऑल्सो गोना सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चंस दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। So before wasting any more time, let's start. Okay, so let's start the video with the answers that we have got of the previous video's questions. So I had given some questions in the previous video and these are the answers. You can click the screenshot of these answers and you can try the questions on your own and then you can cross check. Okay, so these are some of the hints that I have given on the right hand side. Now in this video, as you know, we are going to start with the series and parallel arrangement of the resistances. Or before that, first of all, we must solve these two questions because they give us some of the very common and easy formulas. These give us some tricks that we can use to solve. So let us first solve these two questions and then we can proceed on with the resistances and their series and parallel arrangements. Okay, so first of all, the question was like, there was a particular wire. Okay, the length of this wire was A and the area of this cross section was, and the length was L and the area was A. और फिर इसी वायर को हमने कंप्रेस कर दिया या फिर एलोंगेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन जो लेंथ है उसका हमने क्या कर दिया, उसका हमने n टाइम्स L कर दिया। और फिर हमें बस बताना है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्योंकि हमने इसी वायर पे या तो इसे स्ट्रेच किया या तो इसे कंप्रेस किया, तो इसी वायर पे हमने सारा फंक्शन किया, तो इस वायर का क्या हमने कहीं से इसको काटा है? नहीं काटा। मतलब हमने इसी वायर को स्ट्रेच किया, इसी वायर को कंप्रेस किया, मतलब जो ये पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को हमने बस, उस वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, बस इसके डायमेंशंस को चेंज कर दिया, वॉल्यूम फिर भी सेम ही है। तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर वॉल्यूम सेम है तो दोनों केस में हम वॉल्यूम इक्वेट कर दें, तो इस केस में हमें जो एरिया होगा वो एरिया मिल जाएगा। तो अगर हमें एरिया मिल जाएगा, लेंथ हमें पता ही है, तो हमें आर डैश भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इक्वेट दी वॉल्यूम दैट वी हैव ऑफ बोथ दी वायर्स। तो हमें उस केस में हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या, और फिर आसानी से हमें आर डैश निकल जाएगा। तो हम पहले केस में हम वॉल्यूम देखते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज़ व्हाट, लेंथ टाइम्स द एरिया। ये एक मतलब कॉमन जो वॉल्यूम का जो बेसिक्स, जो सबसे प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि इसका एक कोई भी अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो उस क्रॉस सेक्शन का आप एरिया निकाल लो और उस क्रॉस सेक्शन के एरिया को पूरी लेंथ में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वो कह रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शन इतना पतला सा है तो उसको आप द सम ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शन, जैसे कहते हैं ना कि 2 + 2 अगर हम n टाइम्स करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, वो 2n आएगा, राइट। तो वैसे ही हम क्रॉस सेक्शन के एरिया, पहला एरिया फिर दूसरा एरिया, ऐसे ऐसे अगर हम L यूनिट्स तक हम एरिया को ऐड करते जाएंगे तो क्या आएगा, LA। यानी कि अगर हम L यूनिट्स तक हम एरिया को ऐड करते जाएंगे तो वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट वुड बी AL। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसी केस में वैसे ये मैंने डिराइव कर दिया फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या देखा कि पहले केस में हमें वॉल्यूम क्या मिला, तो हमें जो पहले केस में वॉल्यूम मिला दैट इज़ LA। ठीक है, अब लेट्स से कि इस दूसरे केस का एरिया जो है वो A डैश है। ठीक है, तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज़ NL × A डैश, राइट। नाउ बोथ द वॉल्यूम्स आर इक्वल, राइट, सो LA इज इक्वल्स टू NL टाइम्स A डैश। ठीक है, L से L कट गया, तो A डैश इज़ A अपॉन में N, ये हमें एक डेरिवेशन मिला। एंड दिस A डैश इज़ व्हाट इज, दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस न्यू वायर दैट वी हैव मेड बाय डूइंग सम चेंजेस इन द डायमेंशंस ऑफ द प्रीवियस वायर। ठीक है, और हमें A डैश पता है, हमें L डैश पता है, राइट। हमें क्या पता है, इसका NL पता है जो कि L डैश है, हमें एरिया जो न्यू है वो पता है, तो हम बेसिकली रेजिस्टेंस नया निकाल पाएंगे। और वो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन में A डैश। और क्योंकि रो जो है वो सेम ही, जो मटेरियल है वो सेम ही है, ऑब्वियसली हमने एक ही वायर के, जो हमने एक वायर है उसी के डायमेंशंस चेंज किए, तो वायर तो सेम ही है तो मटेरियल सेम ही है, तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो प्रीवियस केस में ये भी R उस केस में, और इस L डैश को हम क्या कर सकते हैं, NL लिख सकते हैं, जो कि हमें पहले से पता है, L डैश इज़ NL। ठीक है,
एंड एल डैश को हमने एन एल लिख लिया, ए डैश हमें यहाँ से दिख रहा है कि ए इट इज़ ए अपॉन में एन, ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज इनटू रो, रो वैसे ही आ जाएगा, तो रो एन स्क्वायर एल अपॉन में ए, राइट, एन ऊपर चला गया। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं कि आर डैश क्या है, ये है रो एन स्क्वायर एल अपॉन में ए, यानी कि रो एल अपॉन में ए टाइम्स एन स्क्वायर, और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है जो ओरिजिनल आर ऑफ द वायर था, यानी जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका क्या हो गया, उसका एन स्क्वायर टाइम्स हो गया जो न्यू वायर है, यानी कि आर डैश इज एन स्क्वायर आर, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर कि इफ वी इंक्रीज, if the length of any wire becomes n times itself, then the resistance becomes n square times, ठीक है। ये एक ट्रिक है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर्स, या तो हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या तो कंप्रेस कर रहे हैं, उन केसेस में हम ये फॉर्मूला, ये ट्रिक हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन स्टेटेड कि भाई एक वायर है, ठीक है, एल है, ये ए है, हमने कुछ नहीं करा, हमने इस एरिया को ही हमने बढ़ा के कर दिया क्या, एन टाइम्स ए, ठीक है। अब अगर इस केस में रेजिस्टेंस आर है तो बताओ भाई इस केस में रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा, ठीक है। अगेन हमें पता है कि वॉल्यूम सेम है तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ टाइम्स एरिया एल ए, इस केस में लेट्स से द लेंथ इज एल डैश, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एल डैश टाइम्स एन ए, ठीक है। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, एल अपॉन में एन, राइट। नाउ एल डैश इज एल अपॉन में एन and we have a dash that is na, right? So basically अगर हम इसमें r dash निकालेंगे, r dash would be रो l dash की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं l अपॉन में n, एंड देन डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया क्या है, एरिया इज na, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि रो l अपॉन में a टाइम्स 1 अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये ओरिजिनली r था जो कि इस वायर का है, राइट। तो अगेन वी फाइंड कि r डैश इज r अपॉन में n स्क्वायर। नाउ लेट अस राइट द प्रॉपर ट्रिक स्टेटमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो इस केस में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर becomes resistance नहीं हो, if the area of the wire, if the area of the wire becomes n times itself, then the resistance becomes वन अपॉन में n स्क्वायर टाइम्स itself, ठीक है। ये हो गया। नाउ ये हमने ट्रिक्स देख लिया, अब एक ट्रिक आता है। तो एक और ट्रिक क्या होता है, ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर कोई फॉर्म करना चाहे तो वो इस ट्रिक से फॉर्म कर सकता है। क्या कि जब भी लेंथ को हम अगर x परसेंट इंक्रीज़ करते हैं, राइट, जब भी लेंथ को x% इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस हमारा हमेशा 2x% इंक्रीज़ करता है। नाउ अगर आप इसको x% को आप डायरेक्टली हमारा जो वॉल्यूम वाला केस था उसमें अगर आप पुट करके देखोगे तो वो x स्क्वायर अपॉन में 100% बन जाएगा। मतलब अगर लेंथ, जैसे हमने क्या देखा था कि लेंथ अगर n टाइम्स हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, n स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है रेजिस्टेंस, राइट, लेंथ और रेजिस्टेंस। अब इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ x% इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि लेंथ अगर l है तो l में क्या x% का इंक्रीमेंट आया, तो x% का इंक्रीमेंट l में आया, तो दैट वुड बिकम l टाइम्स 100 प्लस x अपॉन में 100, राइट।
तो यानी कि अब n की वैल्यू ये हो गई, सो दैट वुड देन बिकम 1 + x/100 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ r। बट ये चीज़ डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस गिवन रहेंगे ABCD, उन ऑप्शंस में हो सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं दी होगी, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ रेजिस्टेंस की इंक्रीमेंट में नहीं दी होगी। तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप सिंपली 2x% पे टिक कर दीजिएगा, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जब मैथ्स को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे 11th-12th में, तो वी विल फाइंड कि फॉर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ x, जब x की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उस केसेस में ये डायरेक्टली इस चीज़ को डायरेक्टली 2x% से हम इंक्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये दिखाया कि ओरिजिनली जब आप करेगा तो ये आएगा, बट जो एक्चुअली जो आंसर होना रहता है, या जो रहता है आंसर, दैट इज़ 2x% इंक्रीमेंट। तो ये भी एक ट्रिक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। और ये जनरली जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो हाई लेवल क्वेश्चन, जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, उनमें ये 2x% वाला चीज़ डाला जाता है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली जो नॉर्मल प्रोसेस से जाएंगे उनका तो ये आएगा, तो ये ऑप्शन उनका नहीं आएगा। तो ये उनके लिए रहता है, जो कि मतलब हाई लेवल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ये यूजुअली यूज़ होता है। बट रिमेंबर, ये केस तभी वैलिड है जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब ले सकते हैं कि x की वैल्यू 10 से कम हो, ऐसा कुछ, ठीक है। 10% से कम का अगर हो तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये 1%, 2%, 3% ऐसे के लिए ही गिवन रहता है, तो उसमें डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। बस अब ये इतना ही ट्रिक था जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, उसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। नाउ लेट्स सी सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Now what is series arrangement of resistance? सीरीज़ क्या होती है? कतार, राइट। जैसे बस में चढ़ने के लिए क्यू लगती है, क्यू में क्या होता है? लगातार बच्चे खड़े रहते हैं और एक एक करके बस में अगर चढ़ना है तो लगातार क्यू में खड़े रहते हैं। तो सीरीज़ क्या हुई? किसी चीज़ की एक कंटिन्यूस अरेंजमेंट, दैट इज़ सीरीज़। मतलब एक जैसे 1 2 3 4 नंबर्स को अगर आप लिख दोगे तो वो भी एक सीरीज़ बन जाएगी। मैथ्स में सीरीज़ का डेफिनेशन कुछ और प्रॉपर है, बट अभी लेट्स से हम एग्जांपल में सीरीज़ को लेते हैं कि 1 2 3 4, राइट। तो अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4, तो क्या ये एक सीरीज़ में रिटर्न है? मतलब एक सीध में रिटर्न है, एक सीरीज़ मतलब एक सीध में एक नंबर्स रिटर्न रहेंगे। तो उसी केस में वैसे ही जैसे सीरीज़ क्या था, एक कॉन्टीन्यूअस अरेंजमेंट था, वैसे ही रेजिस्टेंस का जब कॉन्टीन्यूअस अरेंजमेंट होता है तो उस केस में रेजिस्टेंस का जब कॉन्टीन्यूअस अरेंजमेंट होता है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस का जब कॉन्टीन्यूअस अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मतलब सीरीज अरेंजमेंट में जो रेजिस्टेंस, लेट्स से R1 है, ये R2 है, R3 है, ऐसे करके जो रेजिस्टेंसेस अरेंज रहेंगे, राइट, इन्हें सीरीज में कहेंगे ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड इन वन सिंगल लाइन विथ द सेम वायर। अब सीरीज में जब अरेंजमेंट होता है तो ये तो हम केवल देख के बोलेंगे कि हाँ अगर सीरीज़ में है तो वो सारे सीरीज़ में, बट उसका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए वो क्या दिया फिजिसिस्ट ने, वो समझते हैं। तो फिज़िक्स के जो ज्ञाता हैं, जो जितना फिज़िक्स जो पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि देखो सीरीज़ सीधे ऐसे समझो कि जब कोई भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि R1 है, फिर ये कहीं R2 है, कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दिया, ठीक है, ये लेट्स से R3 है और ये लेट्स से R4 है। हो सकता है कि ये कॉन्टीन्यूसली जुड़े नहीं हों, मतलब ये कुछ और होगा, ये ब्ला 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 ब्ला, एंड देन द सीरीज इज कनेक्टेड लाइक दिस व्हेन, and let's say there are 4 resistances R1, R2, R3, R4, among which all of them have the same current going through them। मतलब कोई 4 रेजिस्टेंस, मान लो पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें कोई 4 ऐसे रेजिस्टेंस है जिनमें कि सेम करंट जा रहा है, करंट सब में सेम जा रहा है। तो उस केस में जब करंट सेम जाता है रेजिस्टेंसेस में, तो तब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। सो व्हेन
the same amount of current goes into different resistances, then those resistances are said to be in series. Okay, then those resistances are said to be in series. अब ये हो गई ये एक प्रॉपर डेफिनेशन, जो कि अगर आप बोर्ड्स में भी लिखेंगे, दैट बोर्ड्स में अगर पूछा जाए व्हाट इज सीरीज अरेंजमेंट या एक्सप्लेन सीरीज अरेंजमेंट, तो आप उसमें ये डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हैं. ये डेफिनेशन प्रॉपर है, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट गोज इनटू डिफरेंट रेजिस्टेंसेज देन दोज रेजिस्टेंसेज आर सेड टू बी इन सीरीज. ठीक है, अब ये सीरीज अरेंजमेंट था. मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ रेजिस्टेंसेज हैं उनमें सेम करंट जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो सारे रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में. अब वापस से अपने इस वाले एग्जांपल में समझते हैं. ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं. अब क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा कि इनमें सेम करंट जाएगा, राइट? इनमें सेम करंट जाएगा और ये हमेशा होता है. ठीक है, ये आप इसको मेमोराइज कर लो, आप इसको जो भी करना है आप इसको जैसे याद रखना है रखो, बट ये याद रखना कि एक पर्टिकुलर वायर में, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर सर्किट है, राइट, दो रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे, और एक पर्टिकुलर वायर से अगर वो कनेक्टेड है तो हमेशा आपको ये बताया नहीं गया होगा क्वेश्चन में कि वो सीरीज़ में है. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पूरे वायर में हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है ये तो हमें पता ही है. तो ये आप हमेशा याद रखो कि जब भी सीरीज अरेंजमेंट होगी तो सेम करंट हर रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा. मैंडेटरी, दिस थिंग इज़ वेरी मैंडेटरी. मतलब ये चीज़ मैं भी जब पढ़ता था, जब मैं भी सीरीज अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट पहली बार सुना था, तो फिर जब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सो आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई कहाँ पे करंट सेम रहेगा, कहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, कहाँ पे करंट फ्लक्चुएट करेगा, कहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा. तो आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड. तो अब आप कन्फ्यूजन में मत रहना, बिकॉज ये अब आप कन्फ्यूजन इसलिए मत रहना क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड देन आप ये याद रखना कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर वायर में सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, एक वायर में, ये तो सिंपल सर्किट्स अभी जहाँ तक हम 10th में पढ़ते हैं हम सिंपल सर्किट्स पे ही पढ़ते हैं, तो सिंपल सर्किट्स में एक ही वायर से कनेक्टेड रहते हैं. तो जब एक वायर से सारे कनेक्टेड हों देन ऑलवेज रिमेंबर कि वो सीरीज़ में होंगे. पहली बात कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे. ठीक है, पहली बात अगर वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे तो ऑब्वियसली दूसरी बात क्या होगी कि अगर वो सीरीज़ में है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट गोज इनटू एवरी रेजिस्टेंस. ठीक है, तो सेम करंट ट्रैवल करेगा, सेम आई रहेगा. मतलब जो आई बैटरी से जो करंट निकला वही करंट इससे भी जाएगा, वही करंट इससे भी जाएगा, और वही करंट वापस भी जाएगा बैटरी में. ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि लेट्स से ये 12 वोल्ट्स का बैटरी है, ठीक है, ये 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये लेट्स से 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है. तो अब आप बताओ कि इसमें से अगर मान लो करंट 1.2 एम्पियर निकला, क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहेगा, मतलब वो सारे कुछ नहीं गिवन रखेंगे, वो केवल कहेंगे कि अगर 1.2 एम्पियर निकला तो बताओ कि 6 ओम से कितना फ्लो करेगा, या बताओ कि 4 ओम से कितना फ्लो करेगा. सो यू डोंट नीड टू डू एवरी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन. आपको ओम्स लॉ हर जगह पे नहीं लगाना. इन द अपकमिंग जो आगे जो देखेंगे मैं इसका भी फॉर्मूला भी डिराइव करूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे. बट अभी के लिए आप यही याद रखो कि जो कुछ भी सिंपल सर्किट होगी, जहाँ कहीं भी सीरीज़ अरेंजमेंट आप देख पाओगे कि ये तो आप अब तो ईजिली आप विजुअलाइज कर पाओगे कि कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के केस में आप बस ये डेफिनेशन लगा देना, आपको सीरीज़ पता चल जाएंगे. आपको फिर आगे हम पैरेलल देखेंगे, आपको वो पैरेलल भी पता चल जाएगा. अभी के लिए हम सिंपल सर्किट्स में बात करेंगे, तो सिंपल सर्किट्स में आप ऑब्वियसली आप विजुअलाइज कर पाओगे अभी कि जो कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में. और हमेशा याद रखना कि जो सीरीज़ में होगा उसमें हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा, और जो पैरेलल में होगा उसके लिए हम अभी देखते हैं क्या होगा. ठीक है, तो सीरीज़ में हम देख पाए कि सेम करंट सीरीज़ में हमेशा फ्लो करेगा. ओके,
So now let's start with parallel arrangements. Parallel arrangements. Parallel arrangement of resistances. Okay, it's visible? Yes. Parallel क्या है? Parallel, two wires which run parallel, two lines, मैथ्स वाला पैरेलल. उसी तरीके से यहाँ पे भी जो होगा, पैरेलल मीन्स दो रेजिस्टेंस होंगे जो कि आपस में पैरेलल होंगे. बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पे पैरेलल वाला जो केस था ना मैथ्स वाला, वो पैरेलल हमेशा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. मतलब कुछ ऐसा सिनारियो होता है. बहुत जगह आप देखोगे ये है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देंगे. अब आप कुछ नहीं कह सकते उन्हें, भाई वायर पे पैरेलल नहीं डिपेंड करता है. पैरेलल बस इस बात पे डिपेंड करता है. क्या है वो बात? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट. ठीक है, तो पैरेलल अरेंजमेंट का डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, व्हेन some resistances have the same potential difference across their ends, then the resistances are said to be in parallel arrangement. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे हम ये क्या देख पाए, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है पैरेलल अरेंजमेंट की, जो कि आप बोर्ड्स में या कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ये प्रॉपर डेफिनेशन है पैरेलल अरेंजमेंट की. पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है कि जब कुछ भी कोई नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं और वो रेजिस्टेंस क्या पा रहे हैं कि उनके एंड्स में, जैसे ये रेजिस्टेंस का ये एंड है और ये एंड है, उनके एंड्स में अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब इस एंड्स में अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँ, तो मैं क्या देख पाऊँगा कि यहाँ पे दोनों में अगर सेम पोटेंशियल है, दोनों इस दोनों पॉइंट्स के बीच में भी सेम वही जो पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर वही पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट्स के बीच में भी है, तो हम ये कह पाएंगे कि येस दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. ये बेसिक फंडा है पैरेलल अरेंजमेंट का. पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट के केस में सिंपली अभी हम सिंपल सर्किट्स पढ़ेंगे, तो सिंपल सर्किट्स में वी विल फाइंड विजुलाइज करने के लिए ऐसे गिवन रहेगा या फिर ऐसे भी गिवन हो सकता है, मतलब कुछ भी कर देंगे. ठीक है, बस आपको ये देखना है कि दोनों जो एंड्स होंगे वो जॉइंट होंगे. ठीक है, अभी के केस में जो आप ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो, तो वैसे केस में ऐसे भी दे सकते हैं वो, या फिर वो ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर इसे और कॉम्प्लेक्स अगर कोई बनाना चाहे तो ऐसे भी दे सकता है. ये क्या चीज़ है, टेंशन नॉट, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप सिंपली सर्किट को आसानी से देखो. यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा वो करंट, और फिर जो इधर से फ्लो करेगा वो करंट इधर ज्वाइन कर जाएगा, राइट. तो ये दोनों इंडिविजुअल पॉइंट्स हो गए जहाँ से कि करंट डिवाइड किया, और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में क्योंकि सेम वायर है, वायर तो सेम ही है ना भाई, जो ये करंट कहीं से अटैच होगा, कहीं अगर बैटरी से अटैच होगा, तो वही जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा और इस पॉइंट पे, राइट, ये वी पोटेंशियल होगा. तो मतलब वो हम आगे जब KCL KVL करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे. बस अभी इतना ध्यान रखो क्योंकि सेम वायर है, राइट. तो यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट है. पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, ये हम पैरेलल है, ये तो देख पा रहे हैं हम पैरेलल है, ऐसा वाला सीन है, ऐसा वाला जो भी आप सीन देख पाओगे सभी पैरेलल अरेंजमेंट्स में. इनमें क्या हो रहा है कि आपके एंड्स जो हैं वो जॉइंट होंगे, ठीक है, एंड्स जॉइंट होंगे. एंड्स अगर जॉइंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के एंड्स में अगर एंड्स जॉइंट हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पे और यहाँ पे भी वही होगा. क्यों? क्योंकि भाई ये जो एंड्स हैं ये तो जॉइंट ही है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वही, यहाँ पे तो और कुछ आया नहीं, तो वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी. ये आसानी से सब समझ पा रहे हो, राइट. ये ईजी है समझने के लिए. इस दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वही रेजिस्टेंस के आसपास,
क्योंकि यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आफ्टर ऑल वायर तो वही है ना, चाहे आप ऐसे करके देखो या आप ऐसे करके देखो, सेम चीज़ है, वायर वही है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ का जो होगा वही यहाँ का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो अगर इन दोनों के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल अरेंजमेंट, और अगर पैरेलल अरेंजमेंट तो हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ठीक है, ये बेसिक्स हो गए पैरेलल अरेंजमेंट के। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, वी ऑलवेज स्टेज सेम, ऑलवेज रिमेन्स क्या, वी ऑलवेज रिमेन्स सेम, और करंट चेंजेस। ठीक है, अब यहां पे क्या था, यहां पे था आई रिमेन्स सेम और वी चेंजेस। परफेक्ट, अब ये तो हमने देख लिया। नाउ लेट अस डिराइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, जैसे अगर मैंने कुछ रेजिस्टेंसेज अटैच किए, मान लो 5-6 ऐसे रेजिस्टेंस उठाए मैंने रैंडमली अपने लैब से, और 5-6 रेजिस्टेंस को किसी रैंडम से फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। तो अब ऑब्वियसली हम अगर सर्किट में अरेंज करेंगे तो हमें कुछ तो अगर फाइंड करना है, तो हमें कुछ तो उसकी इक्विवेलेंट, कुछ जो फाइनल जो वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस का, जो नेट वैल्यू होगा वो तो फाइंड करना होगा। तो अब नेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे नेट वैल्यू फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो सीरीज़ में हमें पता है कि सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सीरीज़ में हम सारे रेजिस्टेंस को ऐसे अरेंज कर देते हैं, राइट। दिस इज अ सीरीज अरेंजमेंट। लेट अस नाउ कनेक्ट दीज रेजिस्टेंसेस टू अ बैटरी। परफेक्ट, लेट द बैटरी बी ऑफ V वोल्ट। नाउ सीरीज, एज यू कैन सी, देख पा रहे हो आप कि ये सीरीज में है, सीरीज में है तो करंट सेम जाएगा। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आपको ये याद रहेगा कि सीरीज़ में करंट सेम है तो आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ यहाँ से करंट जो जाएगा आई, वही इससे भी पास करेगा, वही इससे भी पास करेगा, और वही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास करेगा। लेट अस नेम द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है, नाउ वी फाइंड कि ये जो सेम करंट है वो तीनों में जाएगा। अब हम इंडिविजुअली लगाएंगे ओम्स लॉ। ठीक है, क्यों हम लगाएंगे ओम्स लॉ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट वी कैन प्लेस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा दूं तो सेम सारे सिनेरियो सेम पाने के लिए मैं कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि इन तीनों को रिप्लेस कर दे, बस यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जितने रेजिस्टेंस आपने सर्किट में यूज़ किए हैं उसको हटा के अगर आप एक रेजिस्टेंस डालना चाहो तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सिंपल। नाउ अब क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो केवल इन तीनों को रिप्लेस करेगा, मतलब भाई V तो सेम ही रहेगा और I भी सेम ही रहेगा। नाउ वी नीड टू पुट दिस सर्किट टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब इंडिविजुअली अगर मैं तीनों के अक्रॉस में सर्टेन में ओम्स लॉ लगाऊँ, बट मैं क्यों ओम्स लॉ लगाऊंगा, बिकॉज सी करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज करता है, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी समथिंग, लेट से V1। ठीक है, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V2। लेट से इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V3। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे कुछ देखो, या तो करंट चेंज हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज़ वन सिनेरियो। तो वो हम क्या, करंट कहाँ चेंज होता है तो वो पैरेलल में चेंज होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज़ कर रहे हैं, सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होता है, तो वोल्टेज चेंज होगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्योंकि करंट चेंज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। करंट जब नहीं चेंज होगा, करंट चेंज हो नहीं रहा है, रेजिस्टेंस का हमने इक्विवेलेंट ही निकालना है, तो कुछ तो चेंज हो, तो क्या चेंज होगा, तो वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज कैसे चेंज होता है, तो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1, V2 एंड V3। अब क्योंकि वोल्टेज हो गया डिस्ट्रीब्यूट, तो तीनों वोल्टेजेस का जो सम होगा दैट वुड बी द इक्विवेलेंट वोल्टेज, दैट वुड बी द फाइनल वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भाई यही जो होगा, ये इन तीनों का जो वोल्टेज का सम होगा वही ये वोल्टेज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स अप्लाई द ओम्स लॉ इंडिविजुअली फॉर द थ्री रेजिस्टेंसेस। ठीक है, V1 इज व्हाट, V इज IR,
ठीक है। तो लेट्स आई है और ये R1, नाउ V2 इज आई R2 एंड V3 इज आई R3। ठीक है, हमने 3 ऐसे इक्वेशंस निकाल लिए। नाउ let's sum the equations to v1 plus v2 plus v3 as we have seen over here, v1 plus v2 plus v3, that is v. So v is I times what? It would be r1 plus r2 plus r3। ठीक है, now यहाँ पे हमें एक ये ऐसा इक्वेशन मिला, परफेक्ट है। इस इक्वेशन में मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको और सिंप्लीफाई कर देते, थोड़ा सा आई को नीचे बुला लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हुआ कुछ ऐसा हमारा आया सिनेरियो। नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल, जो हमें चाहिए उस केस में क्या होना चाहिए। उस केस में भी हम ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इज आई आर, तो V इज आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसी I को नीचे बुला लेता हूँ, V अपॉन आई इज आर इक्विवेलेंट। नाउ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे V अपॉन आई इज R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहीं पे V अपॉन आई इज आर इक्विवेलेंट। तो V अपॉन आई की जो दोनों केसेस में जो दोनों इक्वेशंस में वैल्यू आएंगी वो हम क्या करेंगे, वो हम बस इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वही तो चाहिए, हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किस रेस्पेक्ट में चाहिए थी, हमें रेस्पेक्ट में चाहिए थी R1 R2 और R3 के रेस्पेक्ट में हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए था ना। वी वांटेड आर इक्विवेलेंट, सो टू रिप्लेस R1 R2 R3, तो हमें बस उसी के केस में तो हमें आंसर चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट की आंसर हमें R1 R2 R3 के केस में चाहिए। तो ऑब्वियसली ओवर हियर वी फाउंड व्हाट, वी फाउंड दैट आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. Perfect. This is what is the equivalent resistance in case of what? In case of series arrangement. मतलब सीरीज अरेंजमेंट में क्या होगा, अगर कुछ भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अटैच होंगे, तो जैसे अगर हमने 3 रेजिस्टेंस अटैच किए, राइट, वी अटैच 3 रेजिस्टेंसेस, राइट, ओवर हियर वी अटैच 3 रेजिस्टेंस एंड व्हाट वी फाउंड कि जहाँ हमने 3 रेजिस्टेंस अटैच किए, तो अगर R1 R2 R3 वैल्यू है तो हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल रहा है। अगर हम 2 अटैच करते तो सेम प्रोसेस अपनाते एंड देन वी वुड हैव गॉट R1 प्लस R2। अगर एक ही अटैच करते तो दैट वुड बी R1। तो मतलब होता क्या, होता कि अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज भी अटैच कर देंगे तो हम सेम V1 V2 V3 Vn तक सम करेंगे, तो वो इंडिविजुअल जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो इनके अक्रॉस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका सम हमेशा V ही आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे V ही आ जाएगा। आई हर केस में सेम रहता ही है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा और सारे के सारे जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने ऐड करेंगे हम वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, वो समीशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस हो जाएगा। समीशन मतलब सम, ठीक है, बेसिकली। तो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस would then also be equal to V upon I, और इस केस में भी हमें सम ऑफ V upon I की वैल्यू R इक्विवेलेंट आनी ही आनी है। तो R इक्विवेलेंट would then be equal to the sum of all resistances. तो sum of all resistances, just simply the sum of all resistances is R equivalent in case of series arrangement. This is the final derivation or final relation that we've got. Let's say अगर n resistances attach हैं तो क्या हो जाएगा, n resistances अगर हैं तो R equivalent would be R1 plus R2 plus R3 till Rn। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैथ्स में 10th में जो स्टैट्स की बुक है आपकी, मतलब जो मैथ्स की बुक है आपकी, उसमें स्टैटिस्टिक्स पार्ट में ये सिंबल यूज़ हुआ है। दिस सिंबल सिंपली स्टैंड्स फॉर द सम। सम करने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, कौन इतना लंबा लिखने जाएगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट सिंपली लिखते हैं यहाँ पे आई आर आई। ठीक है, अब आई को क्या कहेंगे, आई को बोलेंगे कि आई को भाई तुम 1 से स्टार्ट करो और आई को तुम n तक पहुँचाओ। तो मतलब इस पर्टिकुलर इस पूरे इतने खतरनाक चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस खतरनाक चीज़ का सिंपली ये मतलब हुआ कि आप सम करो, किस चीज़ का, आप सम ऑफ आर आई करो। ठीक है, जहाँ कि आप हर केस में आई के बदले आप एक एक वैल्यू को चेंज करते रहो। मतलब पहली बारी में आपने क्या लिखा, आपने आर आई लिखा और आर की पहली वैल्यू आपको n1 डालनी है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, आपको आर ही लिखना है, लेकिन आई की क्योंकि आप सेकंड वाले टर्म लिख रहे हो तो आई की वैल्यू आप 2 डाल दो। फिर ऐसे ही आप R3 थर्ड टर्म लिख रहे हो तो आप थर्ड डाल दो। तो ऐसे करके आप कहाँ तक डालो, आप टिल सम आप कहाँ तक करो, तो सम आप करो जहाँ कि आपका आई की वैल्यू n ना पहुँच जाए, तब तक आप सम करते रहो। तो दिस इज सिंपली दिस, मतलब इसी चीज़ को साइंटिस्ट इतने खतरनाक तरीके से लिखते हैं जो कि हमें डरावना लगता है, बट होता वो बहुत आसान है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट साइंटिस्ट डू। मतलब पता नहीं उन्हें क्या ही रहता है, वो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीज़ों को। सिंपली समझाओ यार, सिंपल समझाओ, ज़्यादा आसान है समझने में। अब सिंपल अगर कोई बोले कि समेशन ऑफ आर एन
आई इज़ 1, आई इज़ n माइनस समेशन ऑफ r टू n वेयर, अच्छा ये n लिख दिया मैंने तो कोई बात नहीं, इसको r i कर लो, टू आई वेयर आई इज़ 1 से आई इज़ n/2। ये क्या है, ये मैंने लिखा क्या, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मैंने यही लिखा कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू माइनस में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2i है तो r पहले में 2 प्लस r फिर दूसरे में, ये अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 डालेंगे तो r 4 टिल 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 r n, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा ही कुछ है, इसको ऐसे तरीके से मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया सीरीज अरेंजमेंट। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग ऑन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट, नाउ व्हाट इज दिस पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। ओह देख नहीं रहा था, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट ड्राइंग पार्ट, ठीक है। मैं तो जनरली ऐसे कर्व से ही शो करता हूँ, मतलब मैं जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ रफ डायग्राम बना लूँ और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। कौन इतना ड्राइंग बनाने में दिमाग ख़राब करेगा, उतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं पहली बात। सो आई डोंट यूजुअली डू ड्रॉ, सो मुझे माफ़ करना ड्राइंग के लिए, ठीक है। नाउ this is a particular circuit that we have designed. We, as you can see, all the 5 resistances are in parallel, जो कि हमें दिख ही रहा है सारे पैरेलल में हैं। तो सारे पैरेलल में हैं तो हम क्या लगाएंगे, हम पैरेलल अरेंजमेंट के रूल्स लगाएंगे। पैरेलल अरेंजमेंट का रूल कहता है कि वोल्टेज सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम वोल्टेज रहेगा। मतलब अगर वोल्टेज सेम है, होते तो 3 ही कंपोनेंट हैं, हम एनालाइज जो सर्किट एनालिसिस करते हैं हम 3 ही चीज़ पे करते हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट। अगर हमें वोल्टेज पता है कि भाई वोल्टेज सारे के सारे सेम ही रहेंगे सबके अक्रॉस, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के तो हमने इक्विवेलेंट ही निकालना है। वोल्टेज हमें सारे के सारे पता ही है कि सेम रहेगा, तो क्या फ्लक्चुएट करेगा भाई, कुछ तो फ्लक्चुएट करेगा, तो वो क्या करेगा, आई फ्लक्चुएट करेगा। अब कैसे फ्लक्चुएट करेगा, तो भाई आई क्या करेगा, आई खुद को डिवाइड कर लेगा, आई खुद को डिवाइड कर लेगा, फिर यहाँ पर आकर के सारे जुड़ जाएंगे जितने डिविजन्स थे, और फिर वापस से आई वापस निकल जाएगा। मतलब अगर ये I1 है, I2, I3, I4, I5 ऐसे करके अगर हमने डिवाइड करे तो वो सारे के सारे वापस से इधर आएंगे, I1, I2, I3, I4 एंड I5, और वो सारे के सारे क्योंकि वो वहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे सारे के सारे जुड़ जाएंगे और वापस से I निकल जाएगा। तो मतलब चीज़ वही हुई कि क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा था, पैरेलल अरेंजमेंट का पहला नियम है कि वोल्टेज सारे के सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है, तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा तो क्या डिवाइड होगा, तो करंट डिवाइड होगा। तो करंट ईजिली डिवाइड हुआ और फिर वापस से करंट ने खुद को जोड़ लिया। तो अब इस जो ये ऐसा सा हमने गंदा सा सर्किट बनाया, इस सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसके बदले एक सिंपल सा रेजिस्टेंस हम लगा दें आर इक्विवेलेंट, और उस आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी कि वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वही सेम करंट निकले। मतलब इस पूरे सर्किट में सारे की सारी चीज़ें सेम रहें, बस इन 5 रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एक सिंपल सा रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लगा दें और वो सारे सर्किट सेम रहे, मतलब करंट भी सेम रहे, वोल्टेज भी सेम रहे। तो ऐसा क्या करें हम, तो देखते हैं ऐसा क्या करना है। तो पहले में हमें पता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगा तो V इज़ IR, हम इंडिविजुअली के अक्रॉस लगाएंगे तो I1 R1, ठीक है। फिर V, क्योंकि V सेम है, रिमेंबर V सब के अक्रॉस सेम रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी V सेम है, तो इंडिविजुअली हर के अक्रॉस यही वोल्टेज V रहेगा, ठीक है, यही V वोल्टेज सब के अक्रॉस रहेगा। और I1 I2 I3 हमने डिविजन्स पहले ही हमने ये डिविजन्स लिख लिए थे, हमने डिनोट कर लिए थे डिविजन्स, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब डिवाइड क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो मतलब हमें इस सारे इक्वेशंस को कुछ ऐसे फॉर्म में लाना चाहिए कि जब हम करंट को ऐड करेंगे, जब I1 I2 I3 I4 I5 को ऐड करेंगे तो हम क्या पाएँ, हम पाएँ फिर सीधे हम I पाएँ। अभी अगर हम इस LHS RHS को ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पे I1 R1 I2 R2 ऐसे रह जाएगा, तो ऑब्वियसली हम R1 और R2 ऐसे करके तो रेजिस्टेंसेस का कोई रिलेशन है नहीं, सो वी वुड नॉट बी एबल टू सेपरेट करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस। I को तो हम R से अलग नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में अगर हम
ऐड करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम रिलेट कैसे करेंगे, हमें कुछ तो रिलेट करने के लिए चाहिए होगा ना। तो हम रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली इंडिविजुअल जो हमने इक्वेशंस लिए थे हम उन इक्वेशंस का फॉर्म बदल देंगे। हम कैसे लिख देंगे, v अपॉन r1 दैट इज़ i1, सिंपल, बस r1 को डिनोमिनेटर में ले आए। अब क्या होगा, अब एक थोड़ा सा मैजिक हो जाएगा। वो क्या मैजिक होगा अभी एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। देखिए मैजिक क्या होगा कि हमने जब सारे को इस फॉर्म में लिखा तो फिर हम सिंपली जो हम RHS जो हमारा है, जो हमारा RHS है i1 i2 i3 i4 i5, इन सारे को जब हम RHS को ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्टली अपना करंट मिल जाएगा। हमें डायरेक्टली जो हमने डिविजन्स किए थे उनका जब हम सम करेंगे तो हमें डायरेक्टली करंट मिल जाएगा। और डायरेक्टली अगर करंट मिल जाएगा तो देन वी वुड बी एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स मोर। अभी क्या होता है कि हमें दो अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं तो हम क्या ही सिंप्लीफाई करते हैं, हमें कुछ तो कॉमन चाहिए होगा ना, इसके केस में और इसके केस में दोनों में कुछ कॉमन देखना होगा हमें। तो उसी के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि इसी फॉर्म में क्यों लिखा, ठीक है। नाउ दिस वुड हैव बीन वेरी क्लियर। एक एक चीज़ को आसानी से समझते हुए चलते हैं तो क्या होगा कि हमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा फिर। अब इसको जब सम करेंगे तो एक बहुत गंदा सा सम आएगा, और वो जब आएगा तो हम इंडिविजुअली v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3 प्लस v अपॉन r4 प्लस v अपॉन r5 ये आएगा। तो सारे में से हम v बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4 प्लस 1 अपॉन r5। मैंने 5 रेजिस्टेंस लेके पता नहीं क्यों 5 लिए, बट मैंने ऐसे ही मज़े में 5 ले लिया। कोई बात नहीं, आप 1 2 3 ऐसा करके भी आप ट्राई कर सकते हो और फिर आप एक पैटर्न पाओगे। एंड व्हाट इज़ दैट पैटर्न, लेट्स सी। तो यहाँ पे अब इस केस में वापस चलते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ओम्स लॉ लगाएंगे, v इज़ आई आर, तो v इज़ आई आर इक्विवेलेंट। तो अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, v अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आई। हमें यहाँ पे आई पता है, हमें यहाँ पे आई पता है, हम यही तो करना चाह रहे थे। हम कुछ तो कॉमन हम पाना चाह रहे थे, राइट। हम कुछ कॉमन पाना चाह रहे थे तो वो कॉमन हमें मिल गया। हमें क्या कॉमन मिला, हमें दोनों केस में आई कॉमन मिल गया। नाउ इसी आई को बस हम रिलेट कर देंगे तो हमें हम क्या पाएंगे कि वी अपॉन आर इक्विवेलेंट इज़ वी टाइम्स 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4 प्लस 1 अपॉन r5। v से v कैंसल आउट, तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज़ बेसिकली 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 ऐसे करके, ठीक है, प्लस 1 अपॉन rn। अगर n नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे तो फिर सिंपली वो ये हो जाएगा। अब इसे साइंटिस्ट के कॉम्प्लेक्स टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन ri, ठीक है, वेयर i इज़ 1 से i इज़ n। ये साइंटिस्ट के कॉम्प्लेक्स टर्म हो गए। तो हम इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली अपने आसान से भाषा में हम इसे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का इनवर्स। याद रखना, जब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करोगे तो हमेशा ऐसा केस लेके चलना, मतलब सबको इन्वर्स पहले कर लेना और फिर सबको ऐड करना, एंड देन सबको इन्वर्स करने के बाद जब ऐड करा तो फिर उसका इन्वर्स करना, ओनली देन वी वुड गेट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, डन। नाउ अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा, राइट। एलसीएम लेते हैं दोनों का, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, और फिर एलसीएम डिवाइड बाई इसका डिनोमिनेटर गिव्स R2, और फिर R2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 लिखा आएगा। फिर R2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो फिर R1 बचेगा, और फिर R1 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 आ जाएगा, मतलब बेसिकली चीज़ वही रह जाएगी। तो अब इसको बस इन्वर्स कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा। नाउ दिस सेव्स टाइम, मतलब इंडिविजुअली आप हर क्वेश्चन में इतने स्टेप्स लिखोगे, फिर आप एलसीएम निकालोगे, फिर आप उसमें एलसीएम से डिवाइड करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखो। आपको जो कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन होंगे, जैसे कुछ 2 रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है, राइट, R1 गिवन है, R2 गिवन है, एंड सो आप सिंपली R1 R2 को मल्टीप्लाई करके फिर इसका सम लिख लो और आपका डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। इतने स्टेप्स हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। HEAT, हीट अगले लेक्चर में पढ़ें। 2 ही टॉपिक बचा है, हीट और पावर है इस लेक्चर के लिए, नहीं इसे इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। हीट क्या है, हीट है, मान लो कोई चीज़ है, राइट,
करंट कैरिंग वायर, अंदर में लड़ाकू एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते आसानी से। अब इलेक्ट्रॉन आया, घुसा इस कंडक्टर के अंदर, तो भाई इतने सारे एटम आ गए उसके रास्ते में। तो वो नहीं, मतलब आदमी जा रहा है, चल रहा है, लो सारे के सारे पुलिसमैन खड़े हो गए हैं, एक अकेला आदमी है, पूरा युद्ध भूमि तैयार है उसके लिए, पूरा आर्मी खड़ा है, एक अकेला आदमी लड़ने जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन से तो बहुत बड़े हैं, ये पूरी आर्मी खड़ी है और एक अकेला इलेक्ट्रॉन इन सब से लड़ रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को गुस्सा नहीं आएगा, मैं अकेला अपोजिशन में इतने सारे लोग, ऐसे कैसे तुम फाइट करा रहे हो, दिस इज़ इनजस्टिस। तो इलेक्ट्रॉन भी भाई गुस्सा हो जाएगा, तो गुस्सा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के दिमाग में गर्मी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, सिंपल। देखते नहीं हो हिंदी में मुहावरा नहीं है, दिमाग गर्म हो गया, वो वाला हाल हो रहा है यहाँ पे। एक इंसान को खड़ा कर दिया, पूरी आर्मी खड़ी कर दी, लो लड़ाई शुरू करो। इंसान को भी गुस्सा है, ये क्या बात हो गई यार, मैं अकेला अपोजिशन में पूरी आर्मी। तो इंसान को भी गुस्सा आया, इंसान को गुस्सा आया, इंसान का दिमाग गर्म हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हीट प्रोड्यूस किया। हीट कैसे प्रोड्यूस किया, तो जब वो टकराएगा, जब कोलिजन्स होगी तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इंडिविजुअली एनर्जी प्रोड्यूस होगी। भाई एक से टकराया तो हीट प्रोड्यूस हुई, जैसे नहीं पत्थर, दो पत्थर को टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वही वाला केस इधर है। जब दो इंडिविजुअली पत्थर को टकराते हैं तो अंदर में हीट प्रोड्यूस होता है, तभी ना हीट प्रोड्यूस होता है, चिंगारी निकलती है, वही वाला हाल है, सिंपल। तो यहाँ पे जब कोलिजन्स होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी, दैट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये सिंपल, ये मॉलिकुलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन था और ये थोड़ा सा मज़े में एक्सप्लेनेशन था। देखो फिज़िक्स ऐसा पढ़ो, कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ो कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे। मतलब मैं जब पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ एग्ज़ाम देना और मैं अच्छा एग्ज़ाम दे के आ जाता हूँ। यही है कि ऐसे पढ़ो, मज़े में पढ़ो कि हमेशा वो चीज़ें याद रहें। तो बस ये ऐसे ही मज़े में एक्सप्लेनेशन था कि हीट क्यों प्रोड्यूस होगी। तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन, पूरी आर्मी खड़ी है, तो भाई दिमाग गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, नाउ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। परफेक्ट। एनर्जी हमने पढ़ा था, ये एनर्जी और वर्क डन सेम ही चीज़ है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, बस एनर्जी एबिलिटी है और ये वर्क डन है, तो दोनों का जो अमाउंट होगा, जो यूनिट्स होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, नाउ क्या वर्क डन हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कहीं पढ़ा है? डू यू रिमेंबर वर्क डन कहीं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में? सॉरी, DONE, वर्क डन नहीं। अब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इससे पहले वाले लेक्चर्स में कहीं वर्क डन, कहीं कुछ नाम सुना है? लेट मी, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन अपॉन में चार्ज, दैट वाज V, यू रिमेंबर? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड द वर्क डन। हर एक यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन जितना होता है वो वोल्टेज होता है, राइट? ये हमने वोल्टेज की डेफिनेशन में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो बस वही वर्क डन को हम क्या करेंगे, हम Q को इस साइड ले जाएंगे। तो ये जो है, ये वर्क डन का हमने एक्सप्रेशन पहले ही देख लिया था, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, तो वर्क डन का हमारा ये वैल्यू आया। नाउ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, टेल मी। Q क्या है? Q इज़ व्हाट? जो Q है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, राइट? और हमें ये भी पता है कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यानी कि Q इज़ इक्वल टू IT फ्रॉम दिस इक्वेशन। करंट की डेफिनेशन से हम Q इज इक्वल्स टू IT, बस इसको इधर पुट कर देना है, V इज इक्वल्स टू IT। सो व्हाट वी गॉट दैट वर्क डन इज VIT, राइट? वर्क डन इज VIT, सो वर्क डन इज VIT, एनर्जी इज VIT, सो हीट इज VIT। सिंपली हमने हीट के पूरे फॉर्मूले को हमने हीट के फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया जस्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जो चीज़ें हमें पता थी हमने उसी सारी चीज़ों को यूज़ करके हमने एक अलग सा, एक जैसे कहते नहीं है कि अगर बिल्डिंग का बेस पता है तो पूरी बिल्डिंग हम ऐसे ही खड़ी कर सकते हैं, राइट? वही काम हमने करा, हमें बिल्डिंग का बेस पता था और उस बेस के ऊपर हमने पूरी हीट की हमने पूरी कॉन्सेप्ट को खड़ी कर दी। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, और ये पहला फॉर्मूला है हीट का, VIT। अब इसी के बेसिस पे, इसी में हम ओम्स लॉ को 2 बार और लगाएंगे और उसी में ओम्स लॉ में हम इसके 2 और एक्सप्रेशंस निकाल लेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पे पुट करना है। ओम्स लॉ इज V is IR
and heat is VIT. Putting it putting the value of V over here, so heat would be IR times IT. So it is I square RT, right? So heat is I square RT. Got it? So this is the second formula of heat, that is in with respect to current and resistance. This formula was with respect to voltage and current. अब इसमें हम I को देखते हैं, I क्या है, V अपॉन में R, बस उसको फिर से इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, H इज़ V अपॉन में R T, राइट? सो H इज़ V स्क्वायर अपॉन में R T. सो दिस इज़ अगेन अनदर फार्मूला ऑफ हीट. सो हीट के 3 फार्मूले हमने देखे हैं, कौन कौन से, एक तो VIT, एक I स्क्वायर RT एंड एक V स्क्वायर अपॉन RT. So these are the 3 formulae of heat that we saw till. So अगर आपको क्वेश्चन में कहीं V और I दोनों की वैल्यूज़ गिवन होगी तो आप सिंपली VIT वाला फॉर्मूला डाल देना. अगर आपको क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं गिवन है, केवल आपको रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और बस ये कहा है कि सीरीज़ या पैरेलल अरेंजमेंट है, तो फिर आपको दिमाग लगाना है. फिर आपको क्या दिमाग लगाना है, बिकॉज ये दोनों फार्मूले अगर आप इंडिविजुअली किसी भी क्वेश्चन के सर्कमस्टांसेस में पुट करोगे तो आपको सेम रिजल्ट नहीं आएगा. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो हम क्या करते हैं, हम जब सीरीज़ में हमें पता है कि सीरीज़ में क्या है कि करंट स्टेबल रहेगा, हर केस में सीरीज़ में करंट जो है वो स्टेबल रहेगा. तो पहले का जो हीट होगा उसमें जो हम हीट निकलेगा H1 लेट से, और दूसरे का जो हीट निकलेगा H2, तो पूरे सर्किट में जो हीट निकलेगा वो टोटल बस इनका समिशन होगा, राइट? तो दिस वुड बी द सम ऑफ ऑल हीट्स. तो मतलब हीट जो होगा यहाँ पे उस केस में वो क्या होगा, इस I स्क्वायर RT है तो I तो सेम ही रहेगा, तो R की R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह हम बस R इक्विवेलेंट डाल देंगे, तो हीट वुड बी I स्क्वायर R इक्विवेलेंट T. तो सीरीज़ में हम क्या देख पा रहे हैं कि सीरीज़ में हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि आई सेम रहेगा तो हम अब इस फॉर्मूले में जस्ट सी, इस फॉर्मूले क्या आई है, कहीं आई नहीं है. तो अगर आई है ही नहीं तो इस फॉर्मूले में हम जो कोई एक पर्टिकुलर कहते हैं ना कि जब कोई आर्मी या कोई बटालियन जाती है तो कोई एक उसका स्टेबल कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, तभी ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी. कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, कुछ स्टेबल होना चाहिए. किसी भी हैपनिंग, कोई हम टास्क कर रहे हैं तो कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारी उस पर्टिकुलर टास्क को लेके, तभी ना वो टास्क अकम्प्लिश हो पाएगा सही तरीके से. तो इधर देखो कि जो सीरीज़ में जो स्टेबल कंपोनेंट था आई जो था वो तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले में स्टेबिलिटी तो है ही नहीं सीरीज़ के केस में, क्योंकि सीरीज़ के केस में ये स्टेबल आंसर नहीं दे पाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर वाला जो फॉर्मूला है. तो हम इस फॉर्मूले को क्यों बेकार में डालें, जब हमें पता है कि जो स्टेबल चीज़ है आई है वो हमें इस फॉर्मूले में डायरेक्टली हमें मिल रहा है. तो हमें आई मिल ही रहा है स्टेबल वाला, हमें आर इक्विवेलेंट हमें पता ही चल जाएगा आसानी से, सम ऑफ ऑल आर्स. तो हम बेसिकली सीरीज़ के केस में अगर ये पुट करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से मोर प्रॉपर, मोर रिलायबल आंसर मिलेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, रिलायबल तो हमेशा इस केस में सीरीज़ में आंसर रहता ही है, और सीरीज़ के केस में हमेशा यही फॉर्मूला पुट करना सो एज टू गेट द प्रॉपर आंसर. और इस फॉर्मूले पे आप हमेशा विश्वास कर पाओगे. इस पे भले 1-2 बार सही आ जाए बट हमेशा वो कुछ दिक्कत आती है, कुछ हमेशा मतलब कुछ रहता है कि वो कुछ तो रहता है उसमें कि वो डिफरेंस जो है वो हमेशा कुछ क्रिएट हो जाता है. जैसे कि अगर इस फॉर्मूले में आप देख पाओगे तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है, और इस फॉर्मूले में क्या हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो ऐसे कैसे दोनों चीज़ एक साथ होगा, ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में अगर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के हो जा रहा है, तो डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों ही सेम चीज़ के कैसे हो जाएगा. तो कुछ तो आप देख पा रहे हो कि कुछ अनरिलायबल कुछ तो आ रहा है, कुछ गलती है. क्या गलती हो रहा है, गलती फॉर्मूले में कुछ नहीं हुआ है, गलती वहाँ हो रहा है जो प्रैक्टिकलिटी में हम क्या देख पाएंगे कि सीरीज़ में क्योंकि सारे हीट्स का समिशन हो रहा है तो हीट्स आर, जैसे इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा, इस केस में जो रेजिस्टेंस के कारण जो हीट आएगा वो यहाँ पे होगा, फिर इस केस में रेजिस्टेंस के, इस केस में हीट जो होगा, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इस केस में आर इक्विवेलेंट सारे के सम में होगा, सारे का समिशन होगा, सारे के प्रोपोर्शनल होगा. तो इस केस में हीट भी जो होगा वो सारे के प्रोपोर्शनल होगा, तो हीट जो है वो आर इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा. बट यहीं अगर हम ध्यान से इसी को पैरेलल के केस में समझें तो पैरेलल के केस में क्या हम देखेंगे, पैरेलल के केस में हम देखेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो तो भाई इन्वर्स होता है ना, 1/r इक्विवेलेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r1 प्लस 1/r2 टिल. तो क्या है 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो तो रेजिस्टेंसेस के इंडिविजुअली
प्रोपोर्शनल तो रहेगा ही नहीं ना। जो 1/r इक्विवेलेंट है वो तो इन्वर्स के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब इन्वर्स का समीशन है ना वो। तो जो 1/r इक्विवेलेंट इस केस में होगा वो इन्वर्सेस के समीशन में है। तो और मोरेवर 1/r इक्विवेलेंट खुद ही इन्वर्स है, आर इक्विवेलेंट का 1/r इक्विवेलेंट खुद ही इन्वर्स है। मतलब हीट जो है इस केस में भी, हीट जो है वो हमारा आंसर बट वैल्यू पैरेलल के केस में तो सही आएगा, बट हम उस चीज़ को इधर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर रेजिस्टेंस का कुछ और ही मामला है। इधर रेजिस्टेंस का मामला इन्वर्स में जाता है और इधर रेजिस्टेंस का मामला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो हम सेम वैल्यू आंसर का नहीं निकाल पाएंगे। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से कुछ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, भले आपके 1-2 में नहीं होंगे, लेकिन जब आप और वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आप वहाँ पे हमेशा डिस्टिंक्शन देख पाओगे। और जब हम हीट और पैरेलल के हम डिपेंडेंसी देखेंगे तब हम ये भी पाएंगे कि भाई एक केस में वो रेजिस्टेंस के पैरेलल हो जा रहे हैं, एक केस में रेजिस्टेंस के तो इन्वर्स है, तो वो एक साथ दोनों फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप हमेशा याद रखना ज़िंदगी में। कहीं भी अगर आप हीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डोंट बॉदर कभी आप सोचना, कभी आपको ये नहीं डाउट होगा कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो क्या मेरा आंसर सही होगा या मेरा आंसर गलत होगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर सीरीज़ है तो सीरीज़ में आप ये फॉर्मूला लगाना और अगर पैरेलल है तो आप ये फॉर्मूला लगाना। याद करने का ट्रिक, यहाँ का जो स्टेबल चीज़ है, स्टेबल चीज़ तो हमें यहाँ मिल रहा है तो इस फॉर्मूले में ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, हमेशा वोल्टेज स्टेबल रहता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इस केस में हमें स्टेबिलिटी मिल रहा है, स्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला हम इस केस में लगाएंगे। दिस इज़ अ ट्रिक टू लर्न। मैंने अभी आपको उसका पीछे का जो ट्रिक के पीछे का जो थॉट प्रोसेस था, जो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक रैशनैलिटी होता है ना, वो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। तो वो उतने डीप में मत जाओ। अभी आप बस रिमेंबर ये याद रखो कि अगर आपको वी आई दोनों की मैंने तो आप आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर इसको भी और इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बेसिक, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वी आई टी। अगर ये वी और आई दोनों साइमल्टेनियसली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको केवल आर गिवन है और सीरीज़ या कुछ पैरेलल कुछ ऐसे कुछ गिवन है, तो फिर आप सिंपली सीरीज़ के केस में ये वाला लगाना, पैरेलल के केस में ये वाला लगाना। डन, गॉट इट। अगर आपको आई और आर गिवन है तो आप वी कैलकुलेट करने मत लग जाना और आप सिंपली वी आई टी वाला फॉर्मूला या V²/R वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना। आप सिंपली, अगर आपको आई आर गिवन है, I²RT, गो फॉर दिस फॉर्मूला। अगर आपको वी आर गिवन है, गो फॉर दिस फॉर्मूला स्ट्रेट अवे। डू नॉट ओवर थिंक, ठीक है। इसमें ज़्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर सही मिलेगा। दिस इज अ गारंटी दैट आई कैन गिव टू यू। ओके, नाउ दिस वॉज द 3 different फॉर्मूले दैट वी गॉट ऑफ हीट। नाउ heat is what? Heat is basically a form of energy, right? Heat is a form of energy. Now what is power? हम वर्क पावर एनर्जी जो पिछले साल हमारा एक चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था कि पावर क्या है? पावर इज एनर्जी अपॉन में टाइम। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और क्योंकि वर्क एनर्जी है तो पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कह सकते हैं। काम कर रहे हो, जिस रेट में आपका एनर्जी बॉडी से रिलीज हो रहा है ना, वही पावर है आपका। सिंपल सा फंडा। तो पावर क्या है? पावर इज एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर इज ऑल्सो वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या है? वर्क डन हीट है। इस केस में हीट के हमने 3 फॉर्मूले पहले ही निकाल लिए, वी आई टी, I²RT और V²/RT। तो इन 3 फार्मूले को इंडिविजुअली हम पावर के इस वाले फार्मूले रिलेशन से हम बस इन फार्मूले को डाल देंगे इसमें और हमें पावर के भी 3 अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि सीरीज़ में हम I²RT लगा रहे हैं तो पावर का भी जो I²RT वाला रिलेशन आएगा वो सीरीज़ में लगेगा। पावर का जो V²/R वाला जो रिलेशन होगा वो पैरेलल में लगेगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंसाइट्स हैं, ये मतलब इतना डीप एनालिसिस जनरली आपको कहीं मिलेगा नहीं। कोई बुक आपको ये नहीं बताएगा कि आप ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ। आपको ये मतलब कहते हैं ना कि कुछ एक्सपीरियंस से भी मैटर करता है, तो वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली वो फॉर्मूले आप छोड़ देना। अगर आपको सीरीज़ में गिवन है, सीरीज़ में अगर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल छोड़ देना, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल छोड़ देना, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाना। पैरेलल गिवन है, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाना। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि मेरे आंसर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, बट उस समय मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं, सो आई स्टडीड ऑन माई सेल्फ। तो देन आफ्टर सॉल्विंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ दी मेथड्स, फ्रॉम बोथ दिस फॉर्मूले, आई फाउंड कि हाँ, सीरीज़ में ये हमेशा एप्लीकेबल हो पा रहा है, पैरेलल में हमेशा एप्लीकेबल हो पा रहा है। जब मतलब क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कोई एक रैंडम सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देगा, पूछेगा कि भाई अगर एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो बताओ कि हीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा,
या नेट रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहाँ तक जाने के पहले आप बस इतना रिमेंबर रखो कि सीरीज़ के केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पैरेलल के केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, डन। दिस वॉज द बेसिक्स, इतना आप हमेशा याद रखना। नाउ जस्ट पुटिंग दिस फॉर्मूलाज ओवर हियर, नाउ वी आर गोना कैलकुलेट द पावर, ठीक है। पावर मसल पावर, पहला फॉर्मूला वी आई टी अपॉन में टी, दैट इज वी आई। दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन में आर टी अपॉन में टी, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन में आर। रिमेंबर दिस इज फॉर सीरीज, रिमेंबर दिस इज फॉर पैरेलल, रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉर्मूले आ गए पावर के। पावर का एसआई यूनिट हमेशा वॉट, एनर्जी का एसआई यूनिट हमेशा जूल, तो हीट का भी एसआई यूनिट जूल, ठीक है। ये क्या है, ये जूल पर सेकेंड, राइट, पावर का। तो मल्टी करेक्ट के ऑप्शन में आपको मल्टी करेक्ट अगर होगा तो आपको जूल पर सेकंड भी दे देगा। सो यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पे जूल पर सेकंड दे सकता है, यहाँ पे आपको क्या दे सकता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज एम्पियर दे सकता है, यहाँ पे आपको एम्पियर स्क्वायर ओम दे सकता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस दे सकता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका द डिफरेंट रिलेशंस, द डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ हीट एंड पावर। नाउ सीरीज़ के केस में हमने ये देख लिया कि सीरीज़ के केस में क्या होगा, सीरीज़ के केस में H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पैरेलल के केस में रिमेंबर, पैरेलल के केस में H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R इक्विवेलेंट, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर कहीं पे अगर R इक्विवेलेंट बढ़ेगा सीरीज़ के केस में तो हीट रिलीज भी बढ़ेगा, कहीं पे अगर R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में बढ़ेगा तो हीट रिलीज घट जाएगा, ठीक है। ये बेसिक था, मतलब कि अगर कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड हो गई, R इक्विवेलेंट के बाद कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड हो गई तो ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो हीट भी बढ़ जाएगा, यानी या फिर कोई सीरीज़ है, कुछ बल्ब्स हैं, राइट, कोई मान लो फ्यूज़ कर गया तो ऑब्वियसली कोई फ्यूज़ कर जाएगा, पूरा सर्किट ब्रेक कर जाएगा। बट मान लो कि सर्किट ब्रेक अगर नहीं किया किसी कारणवश, मतलब कुछ पैरेलल में होगा, कुछ ऐसा होगा तो सर्किट ब्रेक मान लो नहीं किया, तो क्योंकि इस केस में R इक्विवेलेंट घट जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस गायब हो गया तो R इक्विवेलेंट घट जाएगा, सॉरी, तो हीट भी इस केस में घट जाएगा, हीट रिलीज। मोreover अगर पैरेलल का केस है, पैरेलल के केस में लेट से एक बल्ब फ्यूज़ कर गया तो क्या हुआ, बल्ब फ्यूज़ किया, रिमेंबर। और एक और बात मैं बताना भूल गया, क्या कि R इक्विवेलेंट में जैसे वो 1/R1 + 1/R2 ऐसे था ना, प्लस 1/R3 1 में, तो हमेशा क्या होता है कि जैसे अगर कोई 2 ओम और 4 ओम का है, 2 ओम और 4 ओम वाले अगर पैरेलल में, तो पहला क्या होगा, इनका जो नेट होगा वो ये हो जाएगा, मतलब जो मैंने R1R2/R1 + R2 वाला फॉर्मूला बताया तो वो 4/3 यानी कि 1.33। ऐसे जो आप बहुत सारे रिलेशंस देखोगे तो आप ये पाओगे कि हर केस में, अगर पैरेलल का केस है तो पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा लेस होगा ऑफ ऑल द इंडिविजुअली रेजिस्टेंसेज। आर इक्विवेलेंट जो सर्किट में यूज़ हुए सारे रेजिस्टेंस से हमेशा कम होगा इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है। और इन केस ऑफ सीरीज़ जो आर इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअली हर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ सीरीज़, ठीक है। ये भी एक बेसिक फंडा था। नाउ इधर क्या है, इधर क्या हुआ, इधर था कि अभी आर इक्विवेलेंट कुछ था तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, राइट। तो अब क्या था, आर इक्विवेलेंट तो इससे कम था, अब अगर ये फ्यूज़ कर गया तो ये तो हट गया, तो अब केवल ये बच गया। तो पहले केस में आर इक्विवेलेंट कम था इससे, अब क्या हुआ, अब केवल ये होगा, मतलब अब जो नेट हो, अब जो नया आर इक्विवेलेंट होगा वो तो इससे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस होगा और ये ओरिजिनल केस में ये कम था, यानी कि जो रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट वो क्या हुआ, ये वो इंक्रीज़ कर गया क्योंकि एक बल्ब फ्यूज़ हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले क्या था, पहले लेट से 2 और 4 ओम था, 2 वाला फ्यूज़ हुआ तो अब क्या बच गया, केवल 4 ओम बच गया, क्योंकि करंट इधर से ही फ्लो करेगा, केवल ऊपर वाला फ्यूज़ करेगा तो उधर से करंट क्या जाने की जरूरत है, इधर से उसको जब रास्ता मिल ही रहा है तो 4 ओम में से वो जाएगा। ओरिजिनल क्या था आर इक्विवेलेंट, दैट वाज 1.33, मतलब जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा, और ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट बढ़ गया। अब इन केस ऑफ पैरेलल क्योंकि आर इक्विवेलेंट बढ़ा तो हीट कम हो जाएगा। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही करके हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप यही रीजंस, यही आप जो मैंने थॉट प्रोसेस बताया, आप बस इसी का यूज़ करना और यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। इन केस ऑफ बल्ब फ्यूज़ वाले क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले जो हीट वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
और मोरेवर ऐसे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे 2 ओम 4 ओम 6 ओम गिवन है और पूछ रहा है कि डायरेक्ट आपको बताओ अगर तीनों पैरेलल में है तो क्या वैल्यू पॉसिबल है, और ऑप्शंस में दे देगा 1 ओम, ऑप्शन में दे देगा 3 ओम, ऑप्शन में दे देगा 7 ओम, ऑप्शन में दे देगा 9 ओम। तो अब क्या होगा, तीनों से हमेशा छोटा होता है तो हमेशा केवल 1 वाला आंसर टिक सही हो जाएगा। तो वैसे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आपको इस पूरे लेक्चर से जितने भी मैंने बताया वो बहुत डीप इनसाइट्स हैं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और हाँ, ऑब्वियसली वी स्टडी थियोरेटिकल फिजिक्स ऑल्सो, वी डिराइव द फॉर्मूलाज, सो एवरीथिंग दैट वी कवर्ड इन दिस लेक्चर वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, और ये मैंने बहुत डीप बताया, इतना डीप आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और आप ये वीडियो ये चैनल आप अपने हर उस फ्रेंड को रिकमेंड करो जिनको कि पढ़ने का एक जुनून है, दे वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ इवन इफ दे कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर वेरी दे हैव quite high fees and everything. So I wouldn't like to talk on that because YouTube does not allow that. So ठीक है, आप केवल आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप फॉरवर्ड करो ये वीडियो, ताकि वो ईज़िली आसानी से वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर पाएँ, अपने पूरे जो भी उनका मेंटालिटी, जो उनका पर्टिकुलर जो उनका टारगेट एग्ज़ाम है उनको वो क्रैक करने में खुद को सफिशिएंट बना पाएँ। Through this YouTube channel, I would be sharing every particular video on every particular topic ranging from class 9 to 12. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे we'll go into much deeper, we'll do every particular topic, okay? So आप ये चैनल को अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना, आप शेयर करना, एंड रिकमेंड एवरीबडी टू स्टडी, बिकॉज आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई है। मतलब आप ये समझो, मैं जनरली ये बताता नहीं हूँ, मतलब अगर ये NCERT का लेवल है ना, NCERT, तो ICSE का लेवल कुछ यहाँ पे है। और हमारे स्कूल के टीचर्स, अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में हो, एक्सपेंसिव स्कूल में, तो आपके स्कूल आपको NCERT वाले स्कूल यहाँ तक का पढ़ाएंगे, ICSE वाले स्कूल यहाँ तक का पढ़ाएंगे। बट अगर आप उतने अच्छे स्कूल में नहीं हो तो आपके टीचर्स आपको इस लेवल का ही बस पढ़ाएंगे, और जो कंपटीशन है ना वो यहाँ वाले लेवल पे, मतलब इतना हाई है कंपटीशन, ICSE वालों के लिए भी हाई है और CBSE वालों के लिए भी हाई है। तो ऑब्वियसली आपकी टीचर की पढ़ाई पे, आपकी स्कूल की पढ़ाई पे आप रिलाई नहीं कर पाओगे, आपको नहीं करना चाहिए, आपको खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रैक योर कॉम्पिटिशन, बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सो टिल देन दिस आई हैव गिवन एन आइडिया, सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप स्टडिंग, ओके, थैंक यू।